अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। सो बखैर एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूँ आपकी मेज़बान सहरिश ज़ुहैब और मेरी तरफ से आप सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। आज इस ईद पर भी हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं। अपनी खूबसूरत बातों, बेमिसाल अदाकारी, दीदा ज़ेब साड़ियों के बाइस शोहरत रखने वाली पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की फेमस अदाकारा जहां आरा, जिन्होंने अपनी कम उम्री में शादी के बाइस तालीम बाद में मुकम्मल की और ख़वातीन के लिए अपनी मिसाल आप हैं। जहारा साहिबा ने बतौर अदाकारा पहला किरदार ही मलिका का निभाया और कोई शक नहीं कि वो हम सब के लिए एक मलिका ही है और 1964 से आज तक उनका कोई सानी नहीं है। उनके मशहूर ड्रामों की अगर बात की जाए तो जर्द मौसम है, रिश्ते कुछ अधूरे से, मेहंदी, खलिश, मेरे हमदम, आतिश, एक ही भूल और मेहंदी तो खैर मेरा भी बहुत फेवरेट था, मैंने दोबारा कह दिया है, वो शामिल है। फिल्म लाला बेगम में भी नज़र आई हैं। वैसे तो जहां आरा इन दोनों कराची में अपने नवासी और नवासे के साथ मसरूफ़ हैं और अपने नवासे के साथ ईद की खुशियां भरपूर अंदाज में मना रही हैं, लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो ईद के दिन हमारी मेहमान बने, तो उन्होंने हमारी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। हम उनके बेहद मशकूर हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपा कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। सिर्फ नवासा नवासी ही नहीं बल्कि माशाल्लाह पोतियाँ भी। वाह जी वाह, क्या बात है आपकी। तो बहुत शुक्रिया आपा कि आपने वक्त निकाला और आप अरे नहीं, तुम लोग बुलाते हो इतनी मोहब्बत से तो आना तो पड़ता ही है। बिल्कुल, और आपको ढेर सारी ईद की मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया बेटे। अच्छा जी, इसके साथ साथ जनाब मेरे इस तरफ मौजूद है, क्लासिकी घराने से इनका ताल्लुक है, करम अब्बास खान साहब, जो कि अभी रिसेंटली यूएस से अपना टूर मुकम्मल करके आए हैं और कहाँ कहाँ इन्होंने नहीं गाया। लोक गीत किसी भी खित्ते या इलाके के बासियों की रीतों, रस्मों, रवाजों, दुखों, सुखों, मोहब्बतों, ख्वाहिशों और खुशियों का इज्तिमाई इजहार होते हैं। तो इसीलिए इस ईद पर हमने क्लासिकी मौसीकी के बेताज बादशाह अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। करम अब्बास खान साहब अपने कोक स्टूडियो में भी इन्होंने गाया है और वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इन्होंने कम अरसे में क्लासिकल गायकी के मैदान में ख़ुद को मनवाया है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। करम अब्बास खान साहब ने अपने वालिद उस्ताद अहमद अली ख़ान और उस्ताद रहमत अली ख़ान से बाकायदा सीखा है। 18 साल की उम्र से महफिल मौसीकी में आवाज़ का जादू जगा रहे हैं। जब इन्होंने कोक स्टूडियो के सीज़न 8 में राग भीम पलासी अपनी आवाज़ में पेश किया तो हर तरफ इनके चर्चे होने लगे थे। क्या ही बात थी। तो आज हमारी रिक्वेस्ट पर वो भी ईद की खुशियाँ हमारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए मौजूद है। बहुत शुक्रिया करम साहब। बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का और आपके शो का कि आप लोगों ने याद किया और इतने ज़बरदस्त दिन पर, ईद पर, कि हमारे जितने सुनने वाले हैं उनसे भी मुलाकात हो जाए और आप लोगों से। क्या बात है जी, बेहतरीन, बहुत शुक्रिया आपकी आमद के लिए। तो मेरा ख्याल है कि आपा मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। मुझे बताइएगा कि ईद जो आप गुजार रही हैं माशाल्लाह नवासे, नवासियों, पोतों के साथ, पोतियों के साथ, जी बिल्कुल, कैसी गुजर रही है? भाई ईद तो फिर ईद ही होती है और ख़ास तौर से जब बच्चे भी चारों तरफ साथ हों, अपने बच्चे भी और बच्चों के बच्चे भी। तो वो तो खैर जिसे कहते हैं ना, मीठा भी डबल मीठा हो जाता है। तो अब क्या घर में क्या रौनक किस तरह होती है? सब आते हैं, फरमाइशें होती हैं कि ये पकाना है, कुछ मखसूस आप लोगों के यहाँ है कि भाई कलेजी बनेगी दिन में, शाम में पुलाव बनेगी, क्या पकता है? नहीं देखो, ये तो पुराने तरीके चले आ रहे हैं, आजकल का तो मुझे नहीं मालूम जी, मगर हमारे यहाँ अपने बचपन से मैंने यही देखा कि ईद के दिन जो दोपहर के खाने का मेन्यू होता था वो कलेजी और पुलाव ज़रूरी होता था। सही। और क्योंकि कुर्बानी सुबह सवेरे हो जाया करती थी तो उसी वक्त सबसे पहले ये होता था भाई कलेजी भिजवा देना और फ़ौरन कलेजी जो थी तैयार वो हो जाती थी और फ़ौरन भाई, और वो पुलाव के लिए कौन सा पुट का गोश्त वाकई वो होना चाहिए और जना फ़ौरन उसकी यखनी तैयार हुई और आपका पुलाव बेहतरीन तैयार हो। थोड़ा सा देर हो जाती थी, 3 साढ़े 3 बज जाते खाने को, मगर कोई बात नहीं, ईद के मौके पे तो होता ही है। तो ये सब हुआ करता। तो आप तो माशाल्लाह एक अरसा आपने ज़ाहिरा इंडस्ट्री में गुजारा है, तो जिस दौर में आप काम बहुत ज़्यादा कर रही थी तब क्या मसरूफियात होती थी? ईद के मौके पर ज़ाहिर है गेट टुगेदर्स भी होती होंगी। हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ कम से कम मेरे यहाँ तो ये होता है कि ईद के दूसरे दिन, उस पहले दिन तो नहीं, ईद के दूसरे दिन सब रिश्तेदार वगैरह जो है ना वो जब पहले हमारी सास के यहाँ हुआ करते थे, मेरी वालदा के यहाँ हुआ करते थे, अब मेरे यहाँ होता है। अच्छा। तो ईद के दूसरे दिन जब बहन भाई जो कज़न्स वगैरह वो सारे जो होते हैं तो उनकी एक दावत हो जाती है। कुकिंग करती हैं आप?
बहुत की है कुकिंग, लेकिन आजकल नहीं करती। अब आजकल गर्मी भी बहुत है। नहीं, और फिर मेरी माशाल्लाह बहू है, वो उसने संभाल लिया है और घर में पकाने वाले मौजूद हैं, तो वो इतने पुराने नौकर हो गए, वो सब समझ गए कि हमें क्या चीज़ चाहिए, क्या नहीं चाहिए। सही। तो ये सब चीज़ें हैं। एक वक्त होता है बेटा, बहुत पका लिया, बहुत खा भी लिया, खिला भी दिया, सारा कुछ ज़ाहिर है। और अब तो बड़ी खिदमत करवाने का वक्त है, बच्चे ज़ाहिर ख्याल वैसे ही रखते हैं फिर पेरेंट्स का उस तरीके से। अच्छा करम साहब, आप बताइए, आपने भाई रिसेंटली अमेरिका का टूर मुकम्मल किया है, मेरा ख्याल है आप तो ईद भी वहीं गुजार रहे थे, आ गए आप सही कह रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद जो है पाकिस्तानियों की वहाँ है। हम लोग यहाँ गज़ल गायकी ज़रा कम सुनते हैं और वहाँ ज़्यादा सुनने लग गए हैं। हम सोचते हैं कि अमेरिका में लोग मॉडर्न कपड़े पहनते हैं, वहाँ भी आपा की तरह साड़ी, आपकी तरह हमारी तरह बड़े खुश होकर वो शलवार कमीज़ और अपने जो हमारे रवायती कपड़े हैं ना वो पहन कर आते हैं। और वो उसी तरह जैसे कुछ सालों पहले पाकिस्तान में गज़ल की महफ़िलें होती थी या कवाली की या क्लासिकल म्यूज़िक की, वैसे ही वो सुनते हैं। क्योंकि हमें तो वही सुनेंगे जो क्लासिकल गज़ल और सूफ़ी फोक टाइप के सुनने वाले लोग हैं। तो मैं तकरीबन 3-4 महीने वहाँ रहा, मुख्तलिफ़ शहरों में मैं 3-4 दफ़ा जा चुका हूँ और बहुत अच्छा लगा। और ऐसे लोगों को भी मैंने देखा कि जिनको पाकिस्तान में देखा था, जब मैंने उनको वहाँ देखा मैंने कहा आप यहाँ, तो उन्होंने कहा हम हमेशा के लिए आ गए। तो मुझे थोड़ा सा उदास भी हुआ, मुझे कहते हैं आप भी वहाँ आ जाए। मैंने कहा मैं क्यों आ जाऊँ? कह रहे यहाँ देखें अब तो बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की है, तो आपको बहुत काम मिलेगा, बड़े शोज़ मिलेंगे और आपको वो तो बात सही है। हम मुख्तलिफ़ शहरों में जाते हैं, कभी ह्यूस्टन जा रहे हैं, कभी शिकागो, कभी लॉस एंजलिस, तो कभी वाशिंगटन, घूम फिर रहे हैं। पर मैं ये समझता हूँ कि जो खुशी मुझे पाकिस्तान में मिलती है या अपने शहर में मिलती है, मैं बयान नहीं कर सकता। अपना मुल्क तो अपना ही होता है बेटा। आपको ऐसे लगता है जैसे सोने के पिंजरे में आप बैठे हुए हैं। यहाँ तो आज़ादी है, हमारी अपनी एक ज़ुबान, अपने लोग, अपना कल्चर, अपने रिश्तेदार। अब जैसे ईद है, सब रिश्तेदार आते हैं, उनसे मुलाकात होती है। अच्छा पता है इसमें एक चीज़ और भी है, वो लोग जो जा नहीं सकते, ज़ाहिर है किसी न किसी मजबूरी की वजह से उनको ये चीज़ें ज़्यादा फैसिनेट करती हैं। हाँ। जो वहाँ जाता है, माहौल देखता है, वहाँ पर वो कहते हैं ना दूर के ढोल सुहाने। हाँ जी। तो ये लगता है, लेकिन जाहिर है जो लोग जाके आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि भाई अपना मुल्क क्या चीज़ है, क्या बात है, अपनी आज़ादी अपने लोगों की। बिल्कुल, वहाँ रह के लोग बहुत याद करते हैं अपने मुल्क को। जी बिल्कुल। और यहाँ की चीज़ें, अच्छा अगर वो भूल भी चुके होते हैं ना, बाज़ वक्त यहाँ पे हम अपनी बहुत पुरानी तौर तरीके भूल गए होते हैं, वहाँ जाके सब याद आते हैं। ऐसे ही तो वो फ़ौरन वो जाके। अच्छा मज़े की बात वहाँ मैंने ये देखी, ईद के ऊपर बड़ा एहतमाम होता है। मेरे ख्याल से यहाँ से ज़्यादा एहतमाम वहाँ पर होता है जहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ हैं, जब जमा होते हैं सारे लोग। और मैं जब अपने क्राउड में जाता था ना पाकिस्तानियों में, तो मुझे लगता था मैं कराची में हूँ। हाँ। जैसे मुझे ये पता होता था कि जब मुझे वापस जाना है जहाँ मैं रहता हूँ, तो एक लंबा सा एक सफ़र, 1 घंटे 1.5 घंटे की ड्राइव और एक उदासी और ऐसे, मतलब हम तो हैं शोबिस के लोग। हाँ। हमें तो रश पसंद है, ड्रामा, एक्टिंग, म्यूज़िक, खाना पीना, मिलना जुलना, एक मतलब बहुत सारे लोगों से दोस्ती हैं। वहाँ तो आप, मैं वीडियो कॉल पे बस कैसे हैं आप, कब आए? हाँ मैं ठीक हूँ, दोस्तों को वीडियो कॉल कर रहे हैं, यार बात तो करो थोड़ी। बिल्कुल ऐसा ही, ज़ाहिर है दयारे गैर की जो ईद होती है वो दयारे गैर की होती है। ईद अपनों के साथ मनाने के लिए तभी तो लोग इतनी दूर दूर से आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो मज़ा, जो फेस्टिविटी हमारे यहाँ है, अपने मुल्क में है, वो वहाँ नहीं हो सकती है। मुझे बताइएगा इस खास मौके पर ज़रा महफिल को 4 चांद लगने चाहिए, कुछ सुनाए ना। मैं आपको अभी मेरा एक वीडियो आने वाला है, उस वीडियो का जो है सागर सिद्दीकी ने वो गज़ल लिखी है। और कवाली रंग की बनाई, क्योंकि इस वक्त जो जॉनरा कवाली का है वो पूरी दुनिया में हिट हो गया। सही है। एक वक्त में क्लासिकल म्यूज़िक, गज़ल गायकी, फोक, सूफ़ी, प्लेबैक, कई जॉनर्स में लोग गाते थे। अब एक ही जॉनर चल रहा है कवाली, कि उसकी जब कहरवी की बीट लगती है तो चलती हुई बीट होती है ना, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, या उनको सूफ़ी कलाम होता है। हाँ। तो मैंने भी इस गज़ल में थोड़ा सा रंग कवाली का ही रखा है। नहीं मगर इसमें आप मतलब जो आपने इसमें कौन से राग में आप? ये राग पहाड़ी में मैंने इसको कंपोज किया है। मुझे लगता है आपा को भी म्यूजिक का है, मुझे शौक अच्छे सुनने वालों को होता है और उनको मालूमात भी होती है। जैसे इनको है, आप थोड़ा सा अगर इसी कंपनी में बैठेंगे म्यूजिक के लोगों के साथ, जैसे एक्टिंग में इंसान जाता है, तो मुझे भी सारे रागों के नाम याद हो जाएंगे। बिल्कुल। जब कंपोजिशन आपा करते हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि शायरी क्या कह रही है, शायरी क्या कह रही है, उसका मूड क्या है। अच्छा। तो मैं अपने गाने खुद कंपोज करता हूँ, गज़लें भी खुद कंपोज करता हूँ। एक ज़माने में था निसार बज़मी साहब, बड़े बड़े मौसीकार थे कि जो आर्टिस्ट को बुला कर ना सारी उनको वो गवाते थे। अच्छा। अब ये नहीं रहा, अब सिंगर खुद ही
कंपोज़र भी है, म्यूज़िक डायरेक्टर भी है, खुद ही लिरिक्स भी लिख रहे हैं। वो कुछ लिख रहे हैं, मैं नहीं लिखता, मैं गलती नहीं करता, क्योंकि बड़े शायर अभी हैं हमारे पास। नासिर काज़मी है, फराज है, परवीन शाकिर हैं, और बहुत सारे अच्छे अच्छे शोरा का कलाम। आप उसमें से कोई भी कलाम ले लें, है ना? बहुत। तो उसमें आप सागर सदीकी। अच्छा, मैं बताऊं, वैसे जो लिखने वाले हैं ना, वो ये उस लेवल का लिखते नहीं है। वो अलग बात है कि खुद से लिख रहे हैं, लेकिन जो कलाम इन्होंने लिखे, सुनने वाले भी तो सैरिश वैसे ही है ना। बिल्कुल सही बात। आप मुझे बताएं, अब गाना जो है ना वो बच्चों के हाथ आ गया। बच्चे जैसे वायरल कर दें, चाहे वो कॉमेडी है, वो से भी सुने जाएंगे। हाँ नहीं, हमारे बच्चों ने फरमाइश की कि उनको आए हाय ओए होए, वो वैसे भी क्या वायरल हो जाए है मेरी तौबा। क्योंकि देखें, बच्चों वाली हरकतें ही। हाँ जी, पहले तो लोग सीखकर गाना गाते थे, वरना आज ये लेजेंड्स कहाँ होते हैं, कहाँ? सही बात। मुझे बताएं, तो हम ये हाय हाय होए होए ये कर रहे हैं पीछे अब हमारे पास। सही बात है। चले जी, मेरे पास कुछ ओल्ड मेमोरीज हैं, तो मेरा ख्याल है कि पहले आपा से स्टार्ट करते हैं। तो आपा, कल की ईदें और आज की ईदों में क्या फ़र्क है? कल ज़िंदगी बहुत पुरसुकून थी, आज बहुत तेज़ है, तो कुछ अपनी यादें तो शेयर करें हमारे साथ। भाई देखो, वक्त के साथ साथ बहुत से आपके परसेप्शंस भी बदलते चले जाते हैं और त्योहारों के रंग भी बदल जाते हैं। जैसे कि पहले घर में मेहंदियाँ होती थी, वो घर की मेहंदी होती थी, सही। कोई उसके अंदर ये नहीं होता था कि 400 आदमी आ गए। जी जी, वो घर के लोग मिले, बैठे, उन्होंने सब ने तैयारी की, घर कोई खाला खाना ले आई, कोई फुप्पी खाना ले आई, सब लोग बैठे। और मेहंदी के अंदर कोई ये नहीं होता था कि अब दुल्हन ख़ास तौर पे अलग से सज रही है, वो एक ज़माना था। सही। अब आजकल ये है कि वो मेहंदी की रस्म जो है वो तो निकाह से ज़्यादा बढ़ के हो गई है। सही बात है। तो उसके अंदर तो वक्त के साथ साथ हर चीज़ की सेलिब्रेशन भी, उसके तौर तरीके भी बदलते। कथा कलामी माफ़ कि शादी को मुश्किल करती, बहुत मुश्किल कर, जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, जिनकी बच्चियां हैं या जिनकी फैमिली, उनके लिए भी मुश्किल, लड़कों वालों के लिए भी शायद होगा। पर ये देखें, इतने बड़े पैमाने पे नहीं होना चाहिए। ऐसी कई बच्ची हैं जो अपने घरों में सिर्फ इस वजह से हैं कि पहले कुछ पैसे इकट्ठे होंगे तो रिश्ता देखेंगे, अभी तो हम कर ही नहीं सकते। बहुत सारी डिशेस, बहुत सारे खाने, बहुत सारे कपड़े, लोग क्या करेंगे। नहीं, एक और चीज़ है ना, क्योंकि अब वो बकरीद से हट के वो शादी पे चला गया। हाँ। तो देखो, जो असल तो जो तौर तरीके थे, माइयों का जो कॉन्सेप्ट है, माइयों पे तो ये है, जैसे कि आजकल ब्यूटी पार्लर में जाते हैं ना लोग, तो समझो ब्यूटी पार्लर का वो एक छोटा सा एक जैसे कहते हैं नमूना था, उसमें माइयों बिठा दी गई बच्ची, अब उसके उपटन लग रहा है, खुशबुएं उस बसाई जा रही हैं, बाल सही हो रहे हैं। सर्विसेज आजकल ली जाती हैं, वो पहले माइयों में काम हो जाता था। वो माइयों में होता था। माइयों का मतलब भी ये था, अच्छा वो लड़की बिल्कुल अलग होती थी और लोग ना लोग आके उससे मिल रहे होते थे, ना होते थे। वो कपड़े भी उसको पीले कपड़े पहना दिए जाते थे ताकि कोई उपटन वगैरह, क्योंकि पीला होता है, वो ख़राब ना हो। अच्छा, उसकी कोई ये नहीं होता था कि बेइंतहा उसके वो एक, जैसे आजकल तो पूरी माइयों की दुल्हन बन जाती है। सही बात है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, वैसे ही मेहंदी तक, मेहंदी पे भी दूल्हा वाले आते थे, जोड़े वोड़े लेकर आ गए, मिठाई लेकर आ गए, जेवर लेकर आ गए कि भाई अब ये मेहंदी हो रही है। उसके अंदर भी कोई इतना तुमार नहीं था। एन निकाह वाले दिन जब लड़की निकलती थी तो मालूम होता था कि चांद निकल आया, है ना, क्योंकि उसको कभी किसी ने, अच्छा उसमें खर्चे भी इतने नहीं हुए होते थे, पूरे ख़ानदान वाले लोग मिल जाते थे। मगर ये कि अब मालूम किस वजह से इतनी ज़्यादा इसके अंदर, जैसे कि आप कह रहे थे, कमर्शियल कर दिया, बहुत ज़्यादा वो इसी तरह जो नहीं कर सकते उनके लिए तो कितनी मुश्किल होती होगी। अच्छा, इसी तरह से ये कुर्बानी का भी मैं तो समझती हूँ, इसमें भी ये कुछ हो गया, दिखावा बहुत हो गया। दिखावा बहुत, लोग अपने, किसी ने एक बैल खरीद लिया या किसी ने कोई गाय खरीदी है या कोई बकरा, तो जब तक वो पूरे मोहल्ले में दिखा नहीं देंगे और उसकी कीमतें नहीं बता देंगे, तो जाहिर बात है जो उसका कॉन्सेप्ट है कुर्बानी का वो तो खत्म हो गया। चीज़ों में असर नहीं रहा, फिर ये सारी चीज़ों में असर कम हो गया। हाँ, तो पहले जैसी चीज़ नहीं रही, क्योंकि हम दिखावा ज़्यादा कर रहे हैं। दिखावा ज़्यादा हो गया, लेकिन ये कि लोगों के पास है तो वो कहते हैं हम तो क्यों ना दिखाएं। बस मतलब ये चीज़ एक बिल्कुल एक चेंज है, लेकिन ये कोई पॉजिटिव चेंज नहीं है, जिसको अच्छा नहीं कहेंगे। अच्छा, आप माशाल्लाह आप नानी तो हैं, लेकिन अब परनानी भी हो गई हैं। नानी, दादी और परनानी भी हूँ बिल्कुल इसमें। तो मुझे बताइएगा कि अब इस तरह के इवेंट्स फिर इतने सारे बच्चों के साथ किस तरह गुजारती हैं, कैसे मसरूफ़ रहती हैं? अब हर दफ़ा तो कराची में नहीं होते, इत्तेफाक से इस दफ़ा मेरे एक बच्ची जो अमेरिका में रहती है, मेरी बेटी की बेटी जो है वो आई हुई है, तो 2 छोटे छोटे बच्चे उसके हैं और एक दूसरी वाली है उसका एक बेटा है, तो 3 माशाल्लाह मेरे। अच्छा, और 2 ट्विन, एक मैं जो मेरा
नवासा है, उसके माशाल्लाह ट्विंस हैं। अच्छा। तो वो वहाँ पे हैं, कनाडा में हैं, तो वो नहीं है यहाँ पर, लेकिन इस वक्त 3 मेरे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और एक धमा चौकड़ी है। अच्छा। एक धमा चौकड़ी है। हमारी बेटी का घर तो है बकौल उसके कि अम्मा मेरा घर जो है ना वो घर नहीं लग रहा है साहब, हर तरफ खिलौने बिखरे हुए हैं, बच्चे लेटे हुए हैं, कोई रंग कर रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है। अभी परसों की बात है, कहने लगी कि अब बच्चे क्योंकि आ चुके हैं तो मेरा पलंग जो उनका पलंग है वो गुड़िया का घर बना हुआ है, उसके ऊपर छत लग गई है। वो उनका इत्तेफाक ऐसा है कि पलंग ऐसा उसमें डंडे लग जाते हैं, उसके अंदर बाकायदा छत लगी हुई और सब उसमें अंदर लेटे हुए। तो ये सब हरकतें हो रही हैं। ज़ाहिर है ये बच्चों की छोटी छोटी मासूम सी ना शरारतें भी होती हैं, खेल होते हैं जिससे कि बड़ों का भी दिल लगा रहता है, बहुत अच्छा महसूस होता है। बातें बहुत सारी करनी है। हमारे साथ करम अब्बास साहब भी हैं, जहां आपा भी मौजूद हैं, लेकिन प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करना है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप जुड़े रहिए दुनिया बोल है के साथ। अच्छा, एक बड़ा अच्छा है, खालिद डार उनका नाम है, तो वहाँ वाशिंगटन में थे, तो मैंने उनको सुनाई गज़ल, तो कहते हैं करम यार इसका वीडियो मैं बनाऊँ आपके लिए। तो मैंने कहा ये तो नेकी और पूछ मैंने कहा ज़रूर बनाइए। तो मुझे शूट पे लेके ड्रोन से उन्होंने उसको शूट किया, कभी समंदर पे चल रहा हूँ कभी, और उसको फिर फेसबुक पे ही ज़्यादा होता है, शेयर किया, यूट्यूब पे दिया, लोगों ने बहुत उसको पसंद किया। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, मेरे पास आपके लिए भी कुछ सवाल आते हैं। जी ज़रूर। तो मुझे करम साहब ये बताइएगा पहले कि इतने कम वक्त में इतना बड़ा नाम आपने बना लिया है और क्लासिकल मौसीकी में इतना नाम कमाया है। ये क्लासिकल मौसीकी आसान नहीं है, कैसे मुमकिन हुआ ये सब? ये मैं बचपन से आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि जब मैं 8 में या 7 में था तो मैं स्कूल की दीवारों पे अपना नाम लिखता था, करम अब्बास खान। तो एक दिन मेरे टीचर ने पकड़ लिया, बच्चों ने कहा कि कहते ये करम अब्बास खान कौन है? अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ये 7 में पढ़ते हैं, ये जगह जगह या मार्कर से अपना नाम लिखते हैं। मुझे बुलाया, जो हमारे प्रिंसिपल सीनियर टीचर थे, कहते भाई सारे स्कूल में जगह जगह तुमने नाम लिखा हुआ, क्यों? मैंने कहा मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि मेरा नाम रोशन हो जाए। तो कहता है फिर आप किन के बेटे हैं? उस्ताद अहमद अली खान के ना, आपका वो लिखा हुआ था उनको, वो क्लासिकल गायक है, तो आप रियाज करें, मेहनत करें। मैंने कहा जी वो भी करूँगा। आज मेरा नाम आप गूगल पे लिखे तो आ जाता है, वही करम अब्बास जो है जो। और इससे भी मज़े की बात कि मैं उस जगह से गुजर रहा था तो स्कूल टूट चुका है। एक उसका एक ऐसा ब्लॉक है कि जो ब्लॉक निकला और उसमें करम अब्बास खान लिखा, और मैं इतना हंसा उस चीज़ को देख के। खुशी कितनी हुई होगी इतना मैं यकीन करें कि मैंने कहा ये ब्लॉक बचा था यहाँ, मैंने मतलब आपने कोई कोना नहीं छोड़ा? कोना नहीं छोड़ा। तो अच्छा, मेरे वालिद को मैंने ये बात बताई टीचर ने, उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम क्या करना चाहते हो? मैंने कहा मैं गाना। हम माशाल्लाह मेरे दूसरे भाई भी गा रहे हैं, और मेरा बेटा अली अहमद खान वो भी गा रहा है, मेरे छोटे भाई भी गा रहे हैं, वसीम अब्बास खान उनका नाम। तो मुझ में मेरे वालिद ने ये शौक़ देखा, तो मुझे कहा कि तुम सुबह 5 बजे उठोगे तो मैं तुम्हें रियाज़ कराऊंगा। तो मैं 4 बजे उठ के बैठा था। अच्छा। तो कहता अभी तो अजाने भी नहीं हुई, मैं तुम्हें कराऊंगा रियाज, सो जाओ। मैंने कहा नहीं, आप इतना शौक था। फिर मैंने वो जब रियाजत की तो 22 साल की उम्र में मैंने बड़े बड़े गवैयों में गाना शुरू कर दिया, क्योंकि कोई भी आपका प्रोफेशन है, आप माशाल्लाह एक बेहतरीन होस्ट हैं, आपा जो है एक्टिंग में है तो उसमें उनका नाम है। तो मेरा ये शौक़ था कि मैं कुछ ऐसा काम करूं कि मुझे लोग याद रखें। अब मेरा ये है कि कहीं मैं जाता हूं तो लोग उठ के खड़े हो जाते हैं, जबकि मेरी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, पर वो इल्म की इज़्ज़त है जो मैंने अपने वालिद से सीखा कि रागों पे, ठुमरी पर, गज़ल पर मेरे वालिद ने जो मुझे ट्रेनिंग दी वो ट्रेनिंग ही है। और मेरा रख रखाव ऐसा है कि मैं हमेशा, मेरी नज़रें ज़मीन पर ही होती हैं, मैंने कभी किसी से। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को ही नवाजता है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि आपको बगैर रिहर्सल के मलका बरतानिया के जो रॉयल एल्बर्ट हॉल है वहाँ पर आपको कहा गया कि भाई गाओ। ये बहुत और आपने गा दिया। आपको मैंने बताया या पहले से पता था? ये बस समझने हमें पता चल गया। बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जो पता चल जाती है। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त बात है। एंकर्स होते हैं ना, उनको बहुत चीज़ें बड़ी अच्छी बात है ये। अच्छा, मैं वहाँ पहुँचा तो टाइम निकल चुका था, तो उन्होंने कहा अभी तो टाइम इतना नहीं रेसल करने का। तो जो सेशन म्यूजिशियन थे वो उनमें गोरे भी थे, दूसरे भी थे। तो रॉयल एल्बर्ट हॉल वो था कि जिसको मैंने फेसबुक पे देखा था या यूट्यूब पे देखा था। अच्छा, लाइट बंद थी, जब लाइट्स शुरू हुई ना, उनकी स्टार्ट किया ना उन्होंने, तो मुझे 3 गाने गाने थे। तो जब मैंने हॉल को देखा अपनी आंखों से ना, तो पहले मैंने कहा अब नहीं हो सकता, तो मेरी आवाज़ नहीं में, क्योंकि एक प्रेशर ऐसा आया कि तीनों फ्लोर उसके भरे हुए ऑडियंस से, जिसमें गोरे भी थे और बहुत।
तो अल्लाह ने ऐसी करम नवाजी की, सज्जाद अली भी थे उसमें, फ़ाखिर थे, ग़ुलाम अली साहब थे और मैं था। तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम जी, मैं करम अब्बास खान। तो मैं जो सुनाने जा रहा हूँ, जब मैंने परफॉर्म किया तो फिर ग़ुलाम अली साहब स्टेज पे आए, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा गाया करम आपने। उन गोरों म्यूजिशियंस के साथ भी मैंने, क्योंकि ट्रेनिंग आपकी ऐसी होती है कि आप कहीं भी काम कर सकते हैं। जाहिर है बचपन से आपने फिर ऐसे पॉलिश किया हुआ था। उन म्यूजिशियंस के साथ आपको अपनी आवाज़ को सिंक्रोनाइज करना बहुत मुश्किल था। अच्छा, फिर BBC पर भी लाइव हुआ, उसी जगह से मैं 3 मिनट तक पूरी दुनिया में BBC से मैं लाइव जा रहा था। मैं उर्दू में बात करता था, मेरे साथ उन्होंने एक ट्रांसलेटर बिठा दिया। मैंने कहा जी मेरी इंग्लिश बेहतर नहीं, तो उनका जो गोरा था वो कहता मुझे इसी का इंटरव्यू करना है। रॉयल एल्बर्ट हॉल में रेड कारपेट बिछ गया, लाइटिंग्स लग गई और मैंने कहा ये क्या है भाई। तो वो मुझसे बात करें, आपको कैसा लग रहा है, ये तान पलटे कहाँ से निकालते हैं, कैसे आवाज़ है। तो मैं हंस रहा हूँ, कह रहा है। फिर जब ख़त्म हुआ तो मैनेजर जो थे वहाँ के, उन्होंने कहा 3 मिनट तक पूरी दुनिया में लाइव था। ये मेहनत का समर है, कितनी बड़ी का समर है। अच्छा, आपको पता है आपा, इनका ताल्लुक बहादुर शाह जफर से भी है। उनके दरबारी गवैये थे हमारे बुजुर्ग। समझाएं कैसे बहादुर शाह जफर से आपका ताल्लुक? वो आखिरी मुगल बादशाह थे, उनके दरबार में तानरस खान जो दिल्ली घराने के, और बाबा बन्ने खान जो मेरे परदादा हैं, वो मतलब जैसे आप किसी को मुलाजिम रखते हैं तो मुलाजमत में उन्होंने उनको जॉब दिया हुआ था। फिर वो जब वो ख़त्म हुआ तो वो हैदराबाद दक्खन के नवाब के मुलाजिम हो गए। बाबा बन्ने खान का नाम था, मेरे परदादा हैं। तो इसी तरह वो मतलब ये काम 200-300 साल पुराना है, क्लासिकल म्यूज़िक। इसी से कवाली निकली, इसी से ठुमरी निकली, इसी से गज़ल निकली, इसी से सूफ़ी निकला, इसी से फोक म्यूज़िक निकला, इसी से प्लेबैक निकला। क्योंकि राग जो है वो एक 5 सुरों का राग है तो उसी में आपको 1 घंटा रहना है। 7 सुरों का राग है, 6 सुरों का राग है तो आपने 1 घंटा 1.5 घंटा उसी में रहना है। एक भी सुर आपका गलत ना लगे उसमें। अच्छा, तो अरे एक सुर इधर से उधर हो जाए तो राग बदल जाता है, सत्यानाश हो जाता है। तो इसकी टाइमिंग है, सुबह का राग, फिर राग जो है दोपहर के राग, फिर रात के राग। ये होमवर्क जो मैंने किया वो तकरीबन मेरा ख्याल 15 साल का था। 15 साल मैं अपने वालिद के साथ ही एक ही बिस्तर में हमने सोना। ये वाकई आपने इतना टाइम सीखा है? 10-15 साल एक जो मुझे सुनते हैं वो उनको पता है कि ये मेरे साथ तो उस्ताद करम दरमियान में कभी डिमोटिवेट नहीं हुए या कभी कहा होगा मैं किस काम पड़ गया हूँ भाई? हाँ, थोड़ी सी नाउमीदी होती है कभी कभी, क्योंकि क्लासिकल म्यूज़िक सच्चा म्यूज़िक है, इसकी कदरदान कम है। फिर मुझे गज़ल गायकी में आना पड़ा, क्योंकि ख्याल गायकी या राग जो है ना, उसके लिए उसके जो सुनने वाले थे वो नवाब, महाराजे और बड़े बिजनेसमैन थे। आज ये काम जो है वो आम पब्लिक का अच्छा, इसी से जुड़ा एक सवाल मैं आपसे करती हूँ, क्योंकि आजकल के बच्चों के मिलियंस में व्यूज़ हैं उनकी वीडियोस के, तो आपने वो यकीनन देखी होंगी। तो मौसीकी सुर ताल का नामो निशान नहीं होता है, तो म्यूजिक क्या सीख कर ही गाना चाहिए, या फिर अगर आप रातों रात ऐसे स्टार बन रहे हैं? कॉमेडी की बात कर रही हैं, ये सिंगिंग की बात? नहीं, मैं दोनों की बात कर रही हूँ। अच्छा, कॉमेडी तो छोड़ देना आप, उनकी बात तो छोड़ दें। अच्छा ठीक है, उनकी बात करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि जितना उन्होंने म्यूजिक में उधम मचाया हुआ है वो सारा। अच्छा, सरिश मैं ये कहूँगा कि बच्चों का काम है बच्चों वाली चीज़ें सेलेक्ट करना। उसमें आप ये देखेंगे कोई भी, जब आप 35 के 40 के होते हैं तो आपको समझ आती है, वो लड़कियां हों लड़के हों, जो भी, हम भी उसी उम्र से गुजरे हुए 20 से 25 से। पर हमें क्या माहौल मिला? हमें मिले बड़े बड़े गवैयों की रिकॉर्डिंग्स, बड़े बड़े शायरों की किताबें मेरे वालिद के घर मतलब पढ़ी होती थी। शानुल हक हकी साहब की किताब उनको भी लोग गिफ्ट करते थे, तो कोई किताब किसी अच्छे शायर की। मुझे ये माहौल मिला 20 साल 22 साल की उम्र में। आज के बच्चे को हमने उनको मोबाइल दे दिया है, यूट्यूब उनके पास है, वो जिसे चाहे सिंगर बना दें, वो जिसे चाहे एक्टर बना दें, जिसे चाहे वो वायरल कर दें, और वही व्यूज़ की दौड़ लगी हुई है। ये गलत है। ये इससे आप अंदाज़ा उसकी देखिए, पसंद करना तो आप सड़क पे भी तमाशा करें तो रच लग जाएगा। हाँ, पर आर्ट एक अलग चीज़ है जिसकी ट्रेनिंग होती है। आप एक्टिंग ऐसे ही कर लेते हैं, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, देखना पड़ता है। ट्रेनिंग के बगैर करेंगे तो मुख्तसर वक्त के लिए होगा, ट्रेनिंग के साथ करेंगे तमाशा खत्म हो जाएगा। नहीं, होता ये है कि जैसे कि आपके अंदर गाने का एक वो था, एक टैलेंट था ऑलरेडी जी, और आजकल की बहुत से बच्चे हैं बहुत अच्छा गाते हैं, उन्होंने कुछ सीखा नहीं है, लेकिन वो कच्चापन जो है वो नज़र आ जाता है। जब तक आप क्लासिकल नहीं सीखेंगे आप ना गज़ल अच्छी गा सकेंगे, ना आप गीत अच्छा गा सकेंगे। सही बात। अच्छा सरिश, एक मैं चीज़ आपसे अपने देखने वालों को भी कहूँगा कि मैंने घर में एकेडमी बनाई है अपनी, ग्वालियर एकेडमी के नाम से। तो उसमें लड़के लड़कियाँ आते हैं सीखने के लिए, और ऑनलाइन भी मैं सिखा रहा हूँ। क्योंकि जब लोगों ने देखा कि एक शख्स है कि जो जब कोविड हुआ था
वहाँ से मुझे ये किसी ने कहा कि करम आप पाकिस्तान आइडल आपने किया, आप कोक स्टूडियो और आदि दुनिया में परफॉर्म कर चुके हैं, तो आप लोगों को जो सीखा वो सिखाएं। तो मैंने ऐसे ही व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ा तो उन्होंने आगे उसको भेजा कुछ लोगों को। तो अब ये है कि मुझसे काफ़ी लोग सीख रहे हैं और मेरे स्टूडेंट्स जो हैं अमेरिका में, पाकिस्तान में और कई जगहों पे हैं। बहुत अच्छा। तो उसी से मेरे इतने कॉन्सर्ट नहीं होते जितनी मुझे कॉलें आती हैं, सर हमारी क्लास का टाइम क्या है, मैसेज आता है अभी ये है, अच्छा घर में बेल बजती है तो देखता हूँ कोई स्टूडेंट खड़ी हर महीने उठाए हुए, सर मेरा टाइम हो गया, हाँ जी आ जाए बेटे। अच्छा चलिए, मेरे पास भी आपके लिए ना एक फरमाइश है मेरी तरफ से, मैं चाहूँगी कि आप सुनाएं वो रफ्ता रफ्ता, लेकिन पहले उससे मैं चाहूँगी कि आपा की कुछ पिक्चर्स मेरे पास हैं। जी ज़रूर। तो वो हम आपा से पूछते हैं कि कौन सी पिक्चर्स हैं? आपा बड़ी प्यारी प्यारी पिक्चर्स हैं। अच्छा, मुझे ये देखिए सामने, मुझे बताइए ये बच्चा कौन है, प्यारा सा बच्चा? अरे ये हमारे बच्चे कहाँ से आ गए? ये छुटका मेरा कहाँ से आ गया तुम्हारे पास? ये आपके पोते हैं, नवासे हैं? ये नवासे पर नवासे। अच्छा, तो ये आपसे कुछ तकाजा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, कुछ मांग रहे होंगे। अच्छा, एक तस्वीर और भी है, मैं चाहूँगी ज़रा वो अब दिखाई जाए। ये शायद किसी इवेंट की, किसी शादी की तस्वीर है। आपको याद है कब की है? हाँ पता नहीं, हाँ किसी शादी वादी की, हाँ शादी ही की। आपके साथ कौन है, कुछ याद है? बहुत ही करीब से अगर मैं देखूं तो शायद नज़र आ जाए मुझे। अच्छा चलिए एक और पिक्चर दिखाते हैं। इस ड्रामे का नाम आपने बताना है, शायद आप एक प्रिंसिपल का करैक्टर इसमें कर रही हैं, देखिएगा। हाँ ये वो उसमें था मेरे ख्याल से, क्या नाम था वो, बहुत ही मशहूर ड्रामा था। हाँ प्रिंसिपल का कैरेक्टर था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, बहुत ही मशहूर था। लेकिन मैं ये नोटिस कर रही थी कि खूबसूरती ख़त्म थी आपा पे, माशाल्लाह इतनी हसीन अब भी है, लेकिन उस ज़माने में तो क्या ही बात थी। अच्छा, इस पिक्चर में कौन कौन है आपके साथ? ये मैं हूँ, मेरी बेटी है, उसकी बेटी की बेटी है। और दामाद हैं आपके या बेटे हैं? ये बेटा मेरा। अच्छा बेटे हैं। और केक कट हो रहा है, ये किसी की बर्थडे, आपकी बर्थडे? गालिबन। ओके। अच्छा, अगर ईद पे बारबेक्यू पार्टी के लिए दोस्त बुलाएं तो वो कहते हैं कि साथ अपने हारमोनियम लेके आना, इसके बगैर नहीं आना? अक्सर एक जोशी जो हाथ देखने वाला, और एक सिंगर और एक डॉक्टर, मेरे ख्याल जहाँ भी ये बैठेंगे इनको ज़रूर पूछेंगे, डॉक्टर को पूछेंगे मेरा गला ख़राब है या मुझे ब्लड प्रेशर हाई रहता, वो वहीं बैठेगा, अच्छा पेन कापी लाओ लिखो। अच्छा इसी तरह सिंगर, अगर वो सिंगर है तो वो कहीं भी जा, आप सिंगर हैं चलो हो जाए कुछ थोड़ा सा। वो चाहे बस में भी बैठा हो, वो चाहे मर्सिडीज़ में बैठा है, वो BMW में बैठा है, वो जहाज़ में बैठा है। जहाज़ में मैंने एक शख्स को कहा, कहते क्या करते हैं, मैंने कहा थोड़ा सुनाओ ना कुछ थोड़ा सा, मैंने कहा मैं जहाज़ में बैठा हूँ। चले जनाब, बड़ा मज़ा आ रहा है। एक सिंगर की मैं तुम्हें बात हो, छोटा से एक सिंगर थे बहुत बहरहाल हमारे फैमिली के, वो बहुत अच्छा गाना गाते थे। अच्छा कोई भी महफिल होती थी, इधर आखिरी निवाला हलक में गया है, हाँ भाई आ जाओ भाई ज़रा गाना हो जाए, तो उन्होंने दावत में जाना छोड़ दिया। चलो जी, बातें तो ऐसी हैं जो मेरा ख्याल है कि ना ख़त्म होने वाली हैं, लेकिन क्या करें भाई, कुछ मजबूरियाँ हमारी भी हैं, वक्त की भी किल्लत है, तो लिहाजा मैं करम साहब आपका शुक्रिया अदा करूँगी, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इस खास त्यौहार के मौके पर हमारे लिए टाइम निकाला है। तुम लोग बुलाते हो, मोहब्बत से बुलाते हो, तो आपके साथ देखें बहुत पक्की वाली है। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, मैं ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात बड़े ज़बरदस्त मेहमानों से करवाने वाली हूँ। एक फिल्म की कास्ट आ रही है हमारे पास। जी वेलकम बैक नाज़रीन, बड़े ज़बरदस्त मेहमान इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में एक जिद्दत और बिल्कुल नया काम सामने आने वाला है, क्योंकि एक सस्पेंस मौजू पर एक ऐसी फिल्म जल्द सिनेमा घरों की जीनत बनने वाली है, जिसका ज़्यादातर काम आउटडोर शूट पर मबनी है, जो यकीनन एक मुश्किल काम है। और फिल्म के नाम से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितनी दिलचस्प मूवी होगी। मैं बात कर रही हूँ फिल्म बाईपास M10 की, जिसकी शूटिंग हब रोड पर की गई है। फिल्म की कास्ट की बात करें तो इसमें पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम शामिल हैं। शामीन खान हैं, जवेरिया नैयर हैं, जबकि आज इस फिल्म की कास्ट में से हमारे साथ जो मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर भी हैं, एक्टर भी हैं, फ़ारूक नजम साहब जो मेरे इस तरफ मौजूद हैं, राजा शाहिद साहब उनके साथ मौजूद हैं, और उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि प्रोड्यूसर जो हैं कुरतुलैन, वो भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, और साथ में कमल जहरा मौजूद हैं, केजी के नाम से इनको जाना जाता है।
तो ये भी मौजूद है। तो मैं आज इनसे बहुत सारी बातें करने वाली हूँ, फिल्म के मैं बहुत कुछ पूछूंगी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर योर टाइम कि आप लोग तशरीफ लाए हैं। मुझे बताइएगा ये क्या सस्पेंस है जो आप लोगों ने क्रिएट किया है? सस्पेंस तो आप लोगों ने क्रिएट किया है, जो सुबह सुबह हमें बुलवा दिया ईद। देखिए ईद का मौका है। अच्छा वैसे मैं भूल गई, अब फौरन से ना वो ट्रेलर देख के और एकदम से कि मैं पूछूं मूवी के बारे में इस एक्साइटमेंट में। तो आप सबको ईद मुबारक, आप चारों को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। तो बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ईद के इस मौके पर हमारे लिए वक्त निकाला है। तो वैसे बाय द वे ईद कैसी गुजर रही है? ईद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है। और ईद मीठी ईद जो है ना थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है, लेकिन इसमें जो है ना थोड़ा सा आप एक्टिव रहते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो जानवर कटेगा, बटेगा फिर बिरयानी बनेगी बिल्कुल। और सुबह सुबह कलेजी बनेगी। कलेजी भी वैसे हर कोई बनाना नहीं जानता, कलेजी कोई बनाना जानता है। मैंने एक दफ़ा ट्राई किया था, किसी ने नहीं खाई, तो इसलिए मुझे पता है इस बात का। एनी हाउ ईद ज़ाहिर है ये वाला त्यौहार इस तरह का ही होता है कि इसमें ना ख्वाबों का त्यौहार इसे कहा जाता है ना। तो गेट टुगेदर्स और इस तरह के पकवान तो फिर पकते हैं, लेकिन हम आपको पूरा मौका देंगे कि आप घर जाके सेलिब्रेट करें, थोड़ा सा हमारे साथ भी सेलिब्रेट करें। अब मुझे बताएं कि मूवी में जो सस्पेंस आपने क्रिएट किया है क्या है? मूवी का जो सस्पेंस है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। एक तो फर्स्ट मुझे रिस्पॉन्स मिला है सारे ट्रेलर्स टीजर्स का, एंड डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें तो मैं इसमें रिवील नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए फिल्म में। तो वो तो शायकीन जो भी देखेंगे उसको फिर उस तरह से अप्रिशिएट करेंगे। हाँ मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि फ़िल्म इज़ अबाउट सस्पेंस। इसमें आपको मोरल ऑफ द स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ना इसमें मिलने वाला है, और वो बिल्कुल आखिर में ही रिवील होना है। अच्छा हाँ, तो ये सबसे बड़ा सस्पेंस ही है, यानी कि ट्विस्ट दरमियान में कोई नहीं आएगा है? 101% ट्विस्ट है। अच्छा पूरी फिल्म कहीं और जा रही है, एंड कहीं और जा रहा है। अच्छा इतना डाइवर्सली चेंज किया है हमने माइंडसेट को। सही। तो राजा साहब जो हैं इनका क्या कैरेक्टर है? राजा शाह साहब माशाल्लाह से हमारे एक बड़ा अच्छा नाम है। तो मुझे रिकमेंडेशन आई कि यार मुझे एक किरदार चाहिए जिसमें मैं एक अंडर कवर ऑफिसर जो है ना वो दिखा सकूँ। अच्छा। तो इनकी जो है वो पर्सनैलिटी माशाल्लाह ऐसी है, तो मैंने बोला नहीं यार ये किरदार है जो मुझे थोड़ा सा ना इम्पैक्ट क्रिएट लग रहा है। इनका प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है ना इनकी। तो नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव कैरेक्टर, ये एक इसके अंदर नेगेटिव कैरेक्टर है जो कि स्टोरी के अंदर बहुत चेंज क्रिएट करना चाह रहे हैं, एंड एक इंस्पेक्टर के तौर पे ये सामने आएंगे फिल्म में अंदर। अच्छा, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? बहुत अच्छा रहा। वैसे तो लेडीज फर्स्ट कहते हैं, मैंने मर्दों से पहले बात शुरू कर दी। अच्छा किया आपने। नहीं अच्छा था एक्सपीरियंस माशाल्लाह, बहुत मेहनत से फरूक भाई ने काम किया। स्क्रिप्ट बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि कैरेक्टर जो लिखा एक कैरेक्टर बहुत मजबूत लिखा हुआ है। अच्छा। तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा था, मैंने कहा यार ये भी मैं कर लूँ, ये भी मैं कर लूँ, ये भी मैं कर लूँ, मगर मुझे जो दिया खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये मगर तजुर्बा बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। अच्छा चलो जी, ज़बरदस्त। अब आते हैं कुरत की तरफ, और मुझे आप बताइएगा कुरत कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त रहा और बहुत ज़्यादा इंगेजिंग था, और टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट था। इसकी वजह ये थी कि हम सड़क पे थे, धूप भी थी, गर्मी भी थी, कोई ऐसा हमारे पास कोई जगह नहीं थी। जगह भी इस तरह की वहाँ पे पठान और बलोच बिल्कुल बिल्कुल। और वो जिस दिन हमारा फर्स्ट डे था शूट का, उसी दिन कुछ मैं नाम नहीं लूँगी, कुछ ऐसे कबीले के लोग आ गए थे, क्योंकि हम बड़े मज़े से शूट कर रहे थे और हमारे आर्टिस्ट के दरमियान एक फ़ाइट चल रही थी, वो भी फीमेल फाइट भी है इसके अंदर। अच्छा। सो जब इसमें चल रही थी तो वो ज़ाहिर उनकी ड्रेसिंग ऐसी थी कि एक दुल्हन बनी हुई है और एक बागड़ी, तो वो फिर बड़ा मुश्किल हो गया था लोगों से बचाना, क्योंकि जब उन्होंने आवाज़ देना शुरू करी भालू फलाना ढिमकाना, तो आए लोगों के आने के वो असली में लोग असली में आ गए। बस फिर वो बड़ी, हालांकि हमारी सारी परमिशन थी वहाँ मौजूद, लेकिन फिर भी अब ये था कि रश इतना बढ़ गया था। देखते फिर जुम्मे का दिन था, नमाज के बाद और भी लोग आ गए, तो वो चीज़ जो है ना हमारे लिए बड़ी एक स्ट्रेंज थी, जाहिर है बिल्कुल। और पता है फिर ऐसे ही जो होते हैं ना वाक़यात, वो फिर मेमोरीज भी बन जाते हैं कि जब ये मूवी की बात होगी तो आपको याद आएगा कि यार ये भी हुआ था, ये भी हुआ था। तो अच्छा, इस वक्त कमल भी हमारे साथ हैं, तो कमल मुझे आप बताइएगा आपका मूवी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? काम जो आपने किया है किस तरह का था, कुछ बताएंगे इस बारे में? बिल्कुल, मूवी बहुत ही डिफरेंट। सबसे पहले जब फ़ारूक ने मुझे डिस्कस किया था, असल में काम तो बहुत सारा हम कर रहे होते हैं, लेकिन फ़ारूक ने जिस तरह आके मुझे डिटेलिंग की थी और इमेजिन करने को बोला था कि जो ये फिल्म चल रही है इसको इमेजिन भी करो, आपके इस तरह से कैरेक्टर को तुमने ढालना है। मज़े की बात ये है कि केजी जो है ना काम कर रही थी, और देन स्टाइलिस्ट भी काम कर रही थी, ग्रूमिंग भी कर रही है, मेकअप आर्टिस्ट भी बहुत अच्छी है। तो
तो मुझे जब उससे एक था कि यार ये काम को ना समझती है। अच्छा, अब टीम वर्क बहुत स्ट्रांग होता है, आप अकेले तो कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो आपको एक अच्छी टीम बनानी पड़ती है। तो अच्छी टीम के लिए सबसे मेजर जो है ना वो काम होता है एक अच्छे स्टाइलिस्ट का, एक अच्छे डिज़ाइनर का, एक अच्छे अपना मेकअप आर्टिस्ट का, गेटअप आर्टिस्ट का, हेयर स्टाइलिस्ट का। ये बहुत मेजर रोल होता है किसी भी फिल्म के लिए। वो नहीं है तो सब कुछ ख़राब है ना, डायरेक्टर नहीं कर सकता ये सारी चीज़, ऑब्वियसली वो सिर्फ गाइड कर सकता है। इसको इतना उसको समझ थी कि यार मैं इसको क्या समझाना चाह रहा हूँ। और मैंने बोला कि यार ये म्यूज़िक की थीम है, ये सुनो 2-4 दफ़ा सुनो और फील करो कि तुम क्या मेक ओवर अपने सामने देख रही हो। तो ये चीज़ इसने जो है ना वो 4-5 हमने जो है ना वो सेशंस किए एंड उसके बाद फिर इसने अंडरस्टैंड किया कि मैं किस टोन पे जा रहा हूँ, मुझे क्या टोन चाहिए, आर्टिस्ट की क्या टोन होनी चाहिए, फीमेल आर्टिस्ट की क्या टोन होनी चाहिए। यानी कि आपके एक्सपेक्टेशंस के फिर मुताबिक इन्होंने काम किया। मैंने बोला सब इमेजिन करो कैरेक्टर को पहले कि हम क्या देखने वाले हैं, हम नॉर्मल रूटीन से हट के देखने वाले हैं। तो वो कैरेक्टर को विजुलाइज करना बड़ा ज़रूरी होता है एक मेकअप आर्टिस्ट के लिए। ये ना हो ना कि हम ऑन द सेट बुलवा रहे हैं, ये कर दो इनके फेस पे, ये कर दो। हमने पहले टाइम दिया, उसको समझाया, अपने जो ख्यालात है मेरे, वो थॉट प्रोसेस को पूरा इसको मैंने समझाया कि यार ये एक थॉट प्रोसेस है, इसको इस तरह से लेके चलना है। तो ये इंपॉर्टेंट। अच्छा, वैसे आपके लिए सबसे इंटरेस्टिंग क्या रहा फिर उसमें? इंटरेस्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट बागड़ी को तैयार करना। सारे कैरेक्टर सारे अलग अलग हैं, कोई भी एक ऐसा नहीं है कि अगर मैंने एक कैरेक्टर किया है तो सेम मुझे कुछ मिलता हुआ, शामीन का हो या इनका है या और किसी एक्टर का है। सबका बागड़ी है जिसमें एक वो मलंग भी बने हुए हैं और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तो वो सारे अलग अलग हैं और सब में मज़ा आ रहा था करने में। अच्छा। और जिस तरह की स्टोरी बीच में, एक तो स्टोरी एक ऐसी है और कोई ऐसा वाकया भी हो जो हमारे साथ वाकयात भी ऐसे हो रहे हैं। वाकया तो बहुत सारे हो रहे हैं। वाकयात की मज़े की एक वाकया जो बड़ा ख़तरनाक है ना, हम इन्हीं के साथ सीन कर रहे थे राजा भाई के साथ। अब जिस जगह पे हम बैठे हुए थे वो बहुत ही ख़तरनाक जगह थी। और वहाँ पर जो लोग थे मैं आपको बता नहीं सकती कि मतलब हमने ना यूँ सर पे ख़वातीन ने दुपट्टा मैंने अपने ऊपर बांधा हुआ था ये वो। अब ये मज़े से ना अपने हम बड़े मज़े से आ रहे हैं तो शामिल ने कहा मेरे टचअप करवा दें आप प्लीज़ जो ना मेकअप आर्टिस्ट को बुलवाइए। तो मैंने इसको बुलवाया एक लड़के से, स्पॉट बॉय से, कि यार जल्दी से बुला के लेकर। और ये मज़े से जो है ना इन्होंने जीन्स और शर्ट पहनी हुई और ये लेते हुए मेकअप। मैंने कहा भागो यहाँ। मैं परेशानी हुआ, मैंने कहा मरवाओगी, खुद भी मरोगी, हम सबको मरवाओगी। क्योंकि वो लोग ना बड़ा औरतों को और एक तो फिल्म शूट हो रही है, उनको ये था कि यहाँ से जाएं ये लोग जल्दी करें। और शुरू में तो उन्होंने मतलब इतना मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा असल में यहाँ से जल्दी एक तो शहर में नहीं देना हम लोग। बेसिकली उनका जाहिर है बड़ा पर्दा और बड़े इस तरह की वो बात तो ठीक है, लेकिन जाहिर है कि हर इंसान जैसे भी रहना चाहे उसकी मर्जी है। लेकिन ये क्या चक्कर है कि वो जगह ऐसी नहीं थी कि जहाँ वही मर्जी जैसा चाहे रह ले, ऐसा नहीं था। हम उनके डोमेन में थे। मैं पूछना चाह रही हूँ डोमेन्स भी है यहाँ पे, वैसा भेज। और मैंने तो इनको यहाँ से वापस भेजा यूँ धक्का देके जाओ यहाँ। एक हुआ था जहाँ पे इन्होंने कहा फाइट हुई है, एक सीन वहाँ हुआ। फर्स्ट हमारा पहला वो सीन था। सेकंड सीन ये वाला जो इन्होंने बताया ये अनदर प्लेस है जहाँ पे हम ट्रैवल करके उधर पहुँचे। एक और इसके बाद जब बाजार में पहुँचते फारूक और शामीन, वो अंदर वो एक अलग सीन है, वहाँ नहीं थी। अच्छा मज़े की बात ना, मैं और शामीन हम दोनों ने ना एक लोकेशन पे जाना था और एक इतवार बाज़ार के अंदर हम शूट कर रहे हैं और कहाँ पे गड़ा। अच्छा। अब वो जाहिर सी बात है कि वो शहर से बिल्कुल हट के है, वहाँ के लोगों की जो सोच समझ है वो अलग है, उनके पहनावे अलग हैं। जब वो हम लोगों को उन्होंने देखा ना तो वो अलग ही क्रेजी हो गए थे। अच्छा। हमारी गाड़ी के ऊपर चढ़ गया सब, चारों तरफ से घेर लिया। अच्छा। और शामीन को तो समझे कि वो तो उतार के ना लेके जा रहे थे। वो भी खातून आई बोले तुम तो बाहर आओ बेटा। जी वो कह रही तुम आ जाओ। मैंने दरवाजे लॉक किए, मैंने बोला हम तो फंस गए। मैंने गार्ड्स को बुला, खैर फ़ोन किया जो हमारा सुपरवाइजर था। क्यों आ जाओ, मतलब क्यों आ जाओ? अब वो क्या प्रिटेंड कर रहे थे ये तो नहीं कह सकते, लेकिन उनको ये लग रहा था कि यार ये कुछ अजनबी लोग हैं जो शायद हमें नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ पर आए हैं या हमसे कोई फ़ायदा लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो उनके लिए तो एक खातून जो पूरी लेविश स्टाइल के अंदर ब्राइड बनी हुई है, तो वो तो एक अनोखी बात थी। नहीं वैसे मुझे सीरियसली आप लोगों की बातें सुन के ये लग रहा है कि शायद कोई और प्लेनेट है कराची में जहाँ पे कोई और ही मखलूक है। ऐसा होता है, ऐसा होता है। हम लोग अच्छा लास्ट लोकेशन पे जब हम गए, बिल्कुल लास्ट जहाँ पे मूवी एंड हो रही है, वो भी एक बड़ी अच्छा जी स्टोरी वाली जगह है। मैं पत्थर खा रहा हूँ, शामीन को पत्थर पड़ सीरियसली ऊपर से 300 बंदा पत्थर मारेगा तो क्या? 300 बंदा पत्थर मार रहा था। तो बच गए आप लोग?
जख्मी हुए थे। वो हमारे साथ आगे एक जगह तो मैं डर गई थी जब इनके सीन्स हो रहे थे लास्ट के, तो मैं थोड़ा दूर खड़ी हुई थी, तो वहाँ पर मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा टोला आ रहा है और मैंने कहा एक ही जैसे कपड़े पहने हुए और उनके हाथ में हथियार भी, और मैं तो बिल्कुल, मैं कहा भाई यहाँ से वाइंड अप करो जल्दी, यहाँ मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, ये सही जगह नहीं है। अच्छा, उस जगह की भी एक स्टोरी है, हिस्ट्री है, वो भी मैंने बड़ा व्हाट्सएप पे स्टोरी डाली कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी जगह है और हम यहाँ पे पहुँचे हुए। मतलब 3 दिन का जो हमारा एक था, 3 डेज में हमने अलग अलग जगहें भी देखी। तो आप लोग डेली जाते थे, डेली आते थे? डेली हमारी टाइमिंग मेरे ख्याल नहीं आते जाते थे, और हमारी फर्स्ट डे तो बहुत हमारा जो था ना, हमारे 3 दिन तो हमारे ऐसे थे कि हमें खतरे की घंटी, हमने बस हम लोग घंटा बज गया था हमारा घंटा। हाँ, फर्स्ट डे तो हम ऐसी जगह को चूज करने का क्या मकसद था? आखिरी सीन हमने जो शूट किया है ना, आप लोकेशन देखिए, आखिरी सीन हमने जो शूट किया है ना, एक्चुअली हमारी जो फिल्म का नाम ही बाईपास M10 है ना, तो M9 मोटरवे के बाद जो M10 लिखती है, पूरी जो हब वाली रोड है नॉर्दर्न बाईपास की तरफ, तो वही हमारा लोकेशन भी वही है, फिल्म का नाम भी वही है, तो ये स्टोरी भी बेसिकली उसी के ऊपर है। तो हमें वही वैसे रियल स्टोरी है, रियल इंसिडेंट के ऊपर स्टोरी हमने बनाई हुई पूरी है। और हमारे जो आखिरी सीन की मैं बात कर रहा है ना, आप यकीन करिए जो हमारे साथ जो वहाँ की मुकामी पुलिस थी ना, वो भी डर रहे थे, बोले आप यहाँ से खुदा के वास्ते निकलें, यहाँ ऑलरेडी 12 लोगों की गर्दनें कटी हुई मिली हैं, ये कहाँ कर रहे हैं आप शूट? लेकिन ऐसे ही है, मुझे भी कॉल्स आई थी कि कहाँ पे हो आप। आउटस्टैंडिंग जगह, आउटस्टैंडिंग। वो लगेगा जब नहीं आप ना आपको, देखें तो आपको सिर्फ कटी हुई पहाड़ के ऊपर एक मज़ार छोटा सा नज़र आएगा, उस पर झंडे लगे, मतलब इतनी हसीन जगह है कि उसको देखने के बाद लगता है कि आप कराची में नहीं हैं। सीरियसली आई एम टेलिंग यू, मतलब आपको लगेगा मैं कराची में तो नहीं। इज रियली ब्यूटीफुल, सिर्फ एक्सप्लोर करने की देर, एक्सप्लोर करने की। लेकिन बड़ी बात है, उसके लिए पूरी सिक्योरिटी चाहिए। एक चीज़ कहना चाहूँगी, सब लोग बहुत अच्छे से, खासकर फ़र्रुख और कुर्रत का जिस तरह से कोऑपरेट करना, सारी चीज़ों को मैनेज करना, किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, हर चीज़ का, खाने पीने का, एवरीथिंग किसका पिक एंड ड्रॉप है, एवरीथिंग मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी। मैं और भी शूट्स पे गई हूँ, देखा है कहीं ना कहीं फ़ाइट भी हो रही होती है, कुछ ना कुछ तकरार हो ही जाती है कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से वेल मैनेजमेंट थी सारी चीज़ें, और हर चीज़ को ख्याल रखना। एक जगह पे मैं शायद कुछ भूल भी गई थी और वहाँ एक पैनिक थिनर और हम काफ़ी दूर थे, लेकिन किस तरह से मैनेज किया था ये सारी चीज़ें, थोड़ा सा एक मिस्टेक, छोटी सी मिस्टेक पे और वो मैनेज हो रही थी चीज़ें, वो मेरे लिए तो बहुत ही अलग। नहीं, बड़ी अच्छी बात है, जाहिर है फिर एक ऐसी कोऑर्डिनेशन बनती है कि इंसान बार बार भी काम करता है, आपकी टीम बन जाती है। बिल्कुल। सब आपको कोई शिकवा तो नहीं है? अरे ये तो स्क्रिप्ट सुनाया इनका तो बड़ा फड्डा हुआ है दोनों का। मारा मारे बहुत अच्छे। नहीं मजाक कर रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा मैनेज किया था। नहीं आप मुझे बताने लगी थी वो, मैं देख रहा हूँ, नहीं मजाक कर रहा हूँ, ये गलत बात है। नहीं किस बात पे हुए हैं भाई, ये बताएं। बर्थडे किसी बात पे नहीं हुए, बर्थडे नहीं होता, मैं मजाक कर रहा हूँ। कॉलेज भूल गए थे तो कुर्रत ने वो अरेंज, मेरा घर फारा हुआ था और स्टूडियो फारा हुआ था, और आप सोचें कुर्रत ने वो अरेंज कराया कि ये लगाओ बस ये। अच्छा मजे की मैं आपको बात बताऊं, मजे की राजा साहब, नहीं मैंने राजा साहब से अंदर की बातें निकलवाई। नहीं यकीन करें मैंने तो मजाक किया था, ये वाकई इन्होंने खुद ही निकाल दी। नहीं मैं तो शायद उस दिन आया भी नहीं हूँ। चोर की दाढ़ी में तिनका ने देख दिया, उन्होंने कहा ये भी हुआ। नहीं नेल पॉलिश और वो थिनर का हमारा उस वक्त हुआ था, और वो इतना हम पैनिक हो रहे थे कि अब करें क्या, बहुत दूर निकल आ गए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि अब दोबारा हम कैसे, टाइम शॉर्ट है और ये टाइमिंग फ्राइडे था, और फ्राइडे को तो जिस जगह पे हम थे सारी मार्केट्स तो बंद रहती हैं, आपको 2 बजे 2:30 बजे कहाँ कोई चीज़ मिलेगी। तो फिर मैं ऑल द वे अपने घर गई, और मैं अपने घर पे मैंने कहा पता नहीं कि कुछ मुझे समझ में, मैंने अपने सारा मेकअप का सामान ही निकाला, उसमें नेल पॉलिश डालती गई, सारी नेल पॉलिश ले आई, थिनर ले आई, सब कुछ मेरे घर से मिला। मैंने कहा ये लो और लेकिन फिर भी सबसे मुश्किल तो ये था कि वहाँ से वहाँ जाना और वापस आना। ये कम से कम हम 35 किलोमीटर दूर थे। गुस्सा भी बहुत आ रहा होगा। कोई बात नहीं, होता है, ऐसा भी होता है। चलिए जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और भी बहुत सारी बातें करेंगे। हमारे साथ कास्ट मौजूद है और कौन कौन इनके साथ था, बैड एक्सपीरियंस भी रहे होंगे जो कि इन्होंने हिंट दे दिए, पूछेंगे अभी। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग अस।
जी वेलकम बैक नाजरीन। तो देखिए शोशा तो छोड़ दिया था राजा साहब ने, अब वो फंस चुके हैं। नहीं। तो बजाय इसके कि मैं उनसे पूछूं, मैं इन्हीं से पूछती हूँ कि मुझे बताएं किस किस ने फड्डे किए हैं सेट पे। कौन कॉल टाइम पे नहीं होता था, देर से उठता था, किस किस ने इन दोनों को इसका तो मैं बता दूंगी आपको, कौन देर से आता था कॉल। सबसे पहले जो है ना, देखिए मैं डायरेक्टर हूँ, मुझे पता क्या है। हाँ। हमारी जो आप अंदर की बातें नहीं बता रहे, मैं अंदर की गहरी बात बता रहा हूँ, क्योंकि ये तो हमारे साथ बहुत टाइम तक स्पेंड नहीं किया इन्होंने। कंवल ये बहुत जल्दी आ जाती हैं जगह पे, वक्त से पहले पहुंच जाती है। हमारा कॉल टाइम था रात को समझ जाए आप, सुबह के 3 बजे का, राइट। ये खातून आ रही है 7:30 बजे शाम के, सुबह के। अच्छा सुबह के। एक दिन ऐसा हुआ और मैंने उसको झाड़ा, मैंने बोला तुम जो है ना गड़वा दोगी, इतना मुश्किल है काम हमारा, जाहिर है हायर किया होता सब और इतना लोगों को लेके चलना, सबके मेकअप हैं। एक सिर्फ मेकअप, सबसे पहले मेकअप आर्टिस्ट आता है ना, तो फिर सबके फेसेस क्लियर होते हैं, सब अपने गेटअप्स में आते हैं। जब मेकअप आर्टिस्ट नहीं है तो फिर क्या बाकियों के भी आने का फायदा नहीं है। फायदा नहीं है ना किसी का। 2 मसाइल निकले आपके, वो दोनों ही आपके। अच्छा उसके बाद मजे की बात ये इनकी जो है ना, वो कुरत ने जो बताया कि भाई ये भी सीन में थे, तो ये खातून ना वहाँ पे बहुत मज़े से चलती हुई आ रही है। अच्छा जैसे ये चल के आ रही हैं तो अचानक से कुरत की नज़र पड़ी, कुरत ने बोला अच्छा मैं सीन में था और मुझे आवाज़ आ रही है। अब मैंने बोला यार कट करो यार, क्या हुआ है क्या है। बोले कुछ नहीं। मैंने बोला यार केजी तुम जाओ यहाँ से, कहाँ खड़े जाओ यहाँ से, दुपट्टा पहन के जाओ यहाँ से। अच्छा ये यहाँ से गई है। मैंने बोला क्यों भेजा इसको। बोला तुम्हें पता है यार किस तरह के लोग हैं यहाँ पे, ये उठ के ऐसे आ गई है, इसको कुछ फिक्र ही नहीं है कि कौन कहाँ किधर खड़ी हुई हूँ मैं, दुनिया जमा हो गई है यहाँ पे और ये एक नया तमाशा करना चाह रही है यहाँ पे, अल्लाह ना करे कोई नया मसला हो जाए। अच्छा हमारे वहाँ पर गन शॉट्स के भी, अच्छा मैं सिर्फ गन शॉट के भी सीन, 2 और लोग भी थे। वो तो बच जाते हैं। गन शॉट्स के भी सीन थे हमारे, हमने गन शॉट्स भी किए हैं, गन्स के भी सीन थे। तो वहाँ पे किसी ने कंप्लेन कर दी। अच्छा कंप्लेन कर तो जो मुकामी पुलिस थी ना वो आ गई कि भाई आप क्या कर रहे हैं। नहीं बोला उन्होंने कुछ नहीं, वो बोला कुछ नहीं, लेकिन खामोशी से खड़े हो गए वो आगे। कमल को ले गए सर। हाँ कमल को हाँ, हमने बोला भाई ये हथियार है बड़ा हमारे पास, इस हथियार को सबसे पहले आप लेके जाएं। तीसरा मसला भी आपका ही देखो, हाँ मैंने खुद देखा, मैं जो होटल में खड़े होते चाय वाला ट्रे में चाय लेके जा रहा था, ये उतरी नहीं, वो यूँ है वो कह रहे जाओ वो देखते रहा, आखिर तक वो अंदर घुसी। अच्छा ये वैनिटी वैन में थी ना, हमने बोला तो वैनिटी वैन से बाहर मत आना। चीजें लोग देखा ही नहीं, ये सब कुछ कबीले हैं उनकी, तो होते हैं आपको पता निकाब में, बुरकों में, बिल्कुल अजीब उन्होंने देखा कि वो ट्रे लेके आ रहा, ट्रे का वो स्टिच होगी। अल्लाह अकबर, बहुत आप लोग तो हंसते ही रहे होंगे मेरा ख्याल है कि सारे उस वक्त तो खौफ था ना अंदर कि यार और शूटिंग से ज्यादा तो शामीम पे लोगों को शक था कि यार ये घर से भागी भी जरूरी है। अच्छा शादी वाले रात भागी, वही ना कि कपड़े उनके ऐसे। अच्छा वैसे कास्ट में और कौन कौन है हमारे साथ? शामिन खान जो है वो लीड पे कर रही है माशाल्लाह, बहुत अच्छा नाम है हमारा इंडस्ट्री का। राशिद फारूकी साहब, अच्छा वो एक बहुत बड़ा एक बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं और बिल्कुल एक नए रूप में, बिल्कुल एक नया उनका एक स्टाइल है, तो वो भी होपफुली हमारे जो। अब मुझे बताइए लॉन्च कब हो रही है, रिलीज कब? ये हम इंशाल्लाह ताला, हमारा वैसे था बकरीद लेकिन अभी जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ों में ना काम चल रहा होता है, तो हम वो अपनी चीज़ को बिला वजह में ना ख़राब करके आप दिखा दो तो मज़ा नहीं आता। तो हम ये चाह रहे हैं कि सुकून से चीज़ें फाइनलाइज हो जाए, तो हम इंशाल्लाह उसको मुहर्रम के बाद ही हम इसको हम कर देंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा। सही। तो अभी प्रमोशंस के लिए क्या सोचा है? प्रमोशन हमारी डिफरेंट यहाँ पे मौजूद है, प्रमोशन हो रही है, अलग अलग हम जाएंगे यूनिवर्सिटीज़ भी इंशाल्लाह ताला, प्रेस रिलीज भी हमारी हैं अलग अलग शहरों में भी। हम यूनिवर्सिटीज़ जाने का अच्छा एक आइडिया है। तो हम हमारे अभी आज भी हमारे जो PR मैनेजर हैं उनकी कॉल आई थी, तो वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध है, क्योंकि हमने पूरी फिल्म बनाई है ये बाईपास M10 पे ना, हाईवे पे। तो हमारे अभी कुछ जो है ना वो बैनर्स वो M10 पे भी लग रहे हैं। अच्छा जी। वैसे बाय द वे लोग वहाँ सफ़र करते हैं जब, क्योंकि अभी तो मंडी तो लगी हुई है ना। अच्छा उधर ही लगी हुई है जी। तो वो खैर हम तो खैर बहुत आगे थे। लोग तो नॉर्दर्न बाईपास, गवादर, कहाँ जाते हैं लोग, तो हर जगह बड़ी मेन शाहरा है, पूरा मेन शाहरा है। वो हाईवे बहुत मेन है,
उसके बगैर तो आप कहीं मूवी नहीं कर सकते इशारा के। अच्छा, शायद हम भी कभी गुजरे हों, लेकिन पता ना हो कि नहीं पता होगा। कभी उनके बाय रोड हम तो गए हैं, मतलब कम से कम कराची की जो मंडी है, जो सबसे बड़ी एशिया की मंडी लगती है, तो वहाँ से वो रोड हमारे M10 से कनेक्ट हो रही है। तो हमारे पूरे बैनर्स जो है ना वो वहाँ लग रहे हैं M10 पे। सब याद हो गए आप लोग उन लोगों, याद हो गए, हमने शक्लें भी याद हो गई आप लोगों की। इंतजार कर रहे हो दोबारा। वो असल में गवर्नमेंट ऑफ जो सिंध है ना, वो M10 है, तो उन्होंने बड़ा हमें अप्रोच किया, सपोर्ट किया हमें, बिल्कुल यार हम चाह रहे हैं कि वो। चलिए, आज ईद का दिन है, तो मुझे ये बताएगा कि यहाँ से जाके क्या मसरूफियात होंगी घर में, क्या पकवान पक रहे हैं, कोई फरमाइशें होती हैं, क्या माहौल होता है? देखिए जी, आप छोड़ेंगी तो हम यहाँ से घर जाएंगे। नहीं, छोड़ तो हम देंगे आपको, लेकिन जो लाइन अप चीज़ें आप करवा के आए उनका बताएं आप। स्टेक्स जो है, माहौल क्या होता है घर में? स्टेक जो है ना, वो अभी सबसे पहले तो हमें खाने स्टेक्स। अच्छा, स्टेक्स खाने, क्योंकि वो कभी कभी खाना होता है ना, आप हर बार तो बाहर से कितनी दवा खा लेंगे आप। और अब जो घर पे जो है ना, वो फिर मज़े से बनता है, तमाम से बनता है, तो पूरे घर वाले जो है शामिल होते हैं। फिर बारबेक्यू है, तो 2-3 दिन जो है हमारे बारबेक्यू का जो है ना सेटअप होता है घर पे। फैमिली फ्रेंड्स हैं सब, हमारे आर्टिस्ट जो हैं वो भी आते हैं घर पे, तो हम बड़ा जो है ना मज़े से सेलिब्रेट करते हैं। क्या बात है कुरत, आप भी तो बताएं ना। बिल्कुल ऐसे ही है। कलेजी मैं नहीं बनाती हूँ, सुबह के नाश्ते में फरमाइश होती है कि कलेजी आई है ताज़ा, तो मुझे तो उसको देख के ही डर लगता है, मैं नहीं बनाती। ना बनाती हूँ, ना मैं बोले जिंदा हो जाएगी। मैं नहीं बनाती, ना खाती हूँ। हाँ, ये कि वो बॉयल जो गोश्त होता है, फिर उसको आप फ्राई गोश्त जिसको कहते हैं, वो हम फ्राई करते हैं। नमकीन गोश्त मैं बनाती हूँ। इसके अलावा बिरयानी फर्स्ट डे लाजमी बनती है। तो बस यही होता है, और इतना खाया नहीं जाता बकरीद में, तो गोश्त देख देख के कुछ दांत भी जवाब दे देते, ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। ओह माय गॉड। लेकिन वैसे हाँ ये है कि खाया बहुत जाता है बकरीद। अच्छा, मैं कुछ खाया बहुत कम जाता है, मैंने ये कहा। कुछ लोगों को बहुत खाया जाता है, वो कुछ लोग तो अंधी मचा देते हैं। नहीं, मेरे घर में इस तरह है कि अगर कुर्बानी हुई है तो सारा गोश्त बढ़ जाता है, थोड़ा सा रखा जाता है। एक बच्ची इसके अलग होती है। नहीं, क्या मतलब है? मतलब क्या है? मतलब सारे ही लोग तो रखते भी हैं, आने का इंतजार करते हैं, नहीं आएगा तो पकाएंगे। एक बच्चिया किसी अलग कर देती है। ये आइटम मेरा है, ये आइटम मेरा है। नहीं, तो आप मुझे ये बताएं कि घर में मेरा जो आर्टिस्ट होते हैं ना, उनकी तो शामत आई रहती है, कोई शादी को त्यौहार आ जाए, बस मुझे जल्दी से तैयार कर दो, मुझे तैयार कर दो। कजन्स, बहनें, ये बड़ी फरमाइशें होती हैं, आपके साथ होता है ऐसा? नहीं, मैं घर में बिल्कुल भी किसी को वो तैयार हो जाती है। नहीं, सब खिलाफ होंगे इनके लिए। तो किसी लेट लतीफ बहुत है ना असल में, इसको आप सुबह के टाइम देंगे तो ये शाम के 5 बजे करती हैं आप? लेट क्यों होती हैं आप? आराम से आखिर में उठती हूँ मैं। जब त्यौहार खत्म हो जाएगा ना, फिर उठती हैं। हाँ बताओ क्या है आज के दिन, क्या है भाई? 3 दिन गुजर गए, जानवर नहीं काटा। मेरी बातें तो आपको बहुत सुननी पड़ती होंगी सेट पे, अगर ये रूटीन। एक दफा इसकी कॉल आई कि बोल रही है यार फर्रुख मसला हो गया। मैंने क्या बोला? 3 दिन होगा सोती रहेगी, जानवर कब काटूं? मतलब ये तो फिर हर फन मौला होगा। एक्चुअली मैं ज्यादा नवाब जिसे कह लेना, जानवर भी नहीं कटा, वो भी इंतजार कर रहा है भाई, काट दो मुझे। वो सोए रह गए, मुझे भी काट दो भाई, सब कट गए। कुर्बानी पहले दिन होती है, सब कट गए एक दिन पहले। बहुत इसका मेकअप मैं बताऊं केजी का, सीरियसली हमारे अगर इंशाल्लाह जब मूवी रिलीज होगी आप देखिएगा, आर्टिस्ट खुद अपने आप को देख के कह रहा है कि यार ये मैं हूँ। मतलब इतना अच्छा मेकअप है। शर्मीन की तो माशाल्लाह स्किन ही बहुत ग्लास स्किन जिसे कहते हैं ना, वो उस तरह की है, तो उनको तो आई डोंट थिंक सो इतना मेकअप की जरूरत भी होती होगी। करना वही पूरा वही करना होता है, क्योंकि मुझे जिस तरह का कहा गया था उसी तरह करना था, लेकिन इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी जिसे कहते हैं। लेकिन आप उनको जब ड्रामे में देखती हैं तो आप खुद बोलेंगी कि यार वो इसमें क्यों अलग लग रही है और इसमें क्यों अलग लग रही है। अच्छा, सबसे मुश्किल गेटअप इसका था? हाँ, मैं समझ गई, वाकई ऐसा होता है जी कि डिफरेंट लगता है इंसान। मतलब सम टाइम हमारा भी मेकअप सभी करते हैं, लेकिन लगता ही नहीं। एक बात मैं बताऊंगा केजी के लिए कि माशाल्लाह से इसका हाथ बहुत साफ है। अच्छे लोगों को आप हाथ साफ होने का एक मतलब और भी है, गाय साफ हो जाती है, मसला नहीं होता, लेकिन हाथ साफ है इसका, हाथ काम में बहुत साफ है इसका। और माशाल्लाह से ये अपने काम की चैंपियन है, समझती है काम को। भाई बंदी को उसने बदल के रख दिया, हमारी जो आर्टिस्ट है शामीन बदल के रख दिया। हम खुद भी बड़े शॉक्ड हो गए कि यार बहुत हसीन मेकअप किया है, क्या बात है, बहुत हसीन मेकअप किया है। चलिए, मैं लाजमी तौर पर देखूंगी कि इन्होंने क्या जादू किया है। अच्छा कुरत, मुझे बताइएगा और कौन कौन है, जरा कास्ट के बारे में बताएं। कास्ट में शामीन खान है, फर्रुख है, जवेरिया नैयर है,
राजा शाहिद है। जवेरिया का क्या कैरेक्टर है? जवेरिया नैयर ही बागड़ी है ना? अच्छा, ऑल राइट, अच्छा, मैं भूल गई। वो आपको लगती नहीं बागड़ी? वो लगती है ना, मुझे बागड़ी ज़्यादा याद है, जवेरिया भूल गया। और मुंतज़िर मेहरी नकवी है लाल शाह, वो एज ट्रांसजेंडर उन्होंने काम किया है। इसके अलावा राशिद फारूकी हैं और एक और मलंग है, उसका एक साइलेंट कैरेक्टर है। तो बस ये 6 से 7 लोग। वो जो हैं आपके नहीं, क्या नाम है उनका? हाँ, वो अनीस आलम। अच्छा, अनीस आलम साहब। मतलब ये सारे वो कैरेक्टर हैं जो कि आपको हब रिवर रोड पे मिलेंगे, रास्ते में किसी जगह पर, कोई किसी जगह पर, और मूवी सारी चलती गाड़ी में शूट हुई है। गाड़ी में विकास इन्होंने पूरी नहीं बताई आपको, एक बंदा छोड़ दिया उन्होंने, एक नहीं था, मजलूम, जिसका इन्होंने इतना अच्छा गेटअप किया था, इतना जबरदस्त मेकअप किया था। अच्छा, वैसा भूल गया आपने, कारकर्दगी नहीं बताया अपने स्नेक की। जी, स्नेक भी हमारा एक कैरेक्टर है इसमें। स्नेक तो मुझे रोड पे पड़ा हुआ नजर आया था। अच्छा, बात सुनिए, कैसे? सांप तो ऐसे तो कहीं जाते हुए नहीं मिल जाते ना, उसके लिए बहुत साइंस है। हमने कोई हफ्ता 10 दिन निकले हम लोग, और हम अलग अलग, हम छोटे छोटे एरियाज में गए और हमने वहाँ पे सांप सपेरों को हमने जमा किया है, और उनके पास जितने भी स्नेक्स थे वो लेकर आए, और हमने सबको ना चेक किया है, पहले उनकी मूवमेंट्स चेक किए हैं, उनकी कि हम वो कितने वो इंसान के साथ, ह्यूमन के साथ जो है ना वो कर पा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं। तो वो हर टाइम लगा है, 7-8 दिन लगे, हमें समझे कि ये भी एक ऑडिशन हुआ है सांपों का। जी, सांपों का ऑडिशन, सांप का भी ऑडिशन इतना अहम कैरेक्टर बोल रहे थे, 7 दिन लगाए। तो ये सांप को फिर आपने को मेकओवर भी किया है क्या? मेकओवर भी किया है, सीरियसली। हुआ ये कि हमारे ये जो सांप हमें मिले, ये स्किन इनकी ना हमने शूट करना था, तो ये स्किन इनकी थोड़ी डर्टी हुई थी, डल हुई थी, तो हमने बोला कि इसको शाइन कैसे किया जाए। फिर उन्होंने किया मेकअप, कमाल दिखाया, नहीं जादू दिखाया, शाइन कैसे किया जाए। तो हमारे जो सपेरे जो थे उन्होंने बोला कि देखें ये भाई 2 दिन के बाद ना अपनी एक नई स्किन जो है ना ये निकालेगा। अच्छा, 2 दिन बाद? 2 दिन के बाद। तो आप अगर 2 दिन मजीद वेट कर सकते हैं तो 2 दिन वेट कर लें, इसकी स्किन शाइनी हो जाएगी। आप देखें, आपको शाइन, आप अगर टीजर देखें तो आपको शाइन, कोबरा की शाइन नजर आ रही है ना, और कोबरा आपको पता है कि सबसे खतरनाक और डेंजर जो है वो स्नेक होता है, और हम वहाँ पे शूट कर रहे हैं, हमारे सामने यूं चल रहा है, और आप सोचे कि हम सपेरा वहीं होगा या फिर वो नहीं? सपेरा तो दूर भाग गया, क्योंकि वो अगर होता तो वो उसका एक्ट नहीं होता। हाइलाइटर लगाया कैसे? नहीं, ये तो एक मजाक था, लेकिन उसकी अपनी स्किन 2 दिन के बाद आई थी। और जो ऑडिशन की बात है ना, वो ऑडिशन इसलिए दिया था, वो भी हमारे पास सारे शॉट्स मौजूद है। इसकी वजह ये थी कि फ़ारूक को कोबरा ब्लैक कलर का चाहिए था। अब वो ज़ाहिर है हर एक के पास तो ब्लैक कलर का कोबरा नहीं होता। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि उसको ये कहना था कि मुझे शॉट एक चाहिए जिसमें जब हमारी गाड़ी गुजरे, जीप जब गुजरे, तो वो कोबरा उस पर रिएक्ट करे। अब जाहिर है कोबरा तो रिएक्ट नहीं करेगा। आप ये देखिए, सीन के अंदर जीप गुजर रही है, कोबरा ने यूं करते हुए जब गाड़ी गुजरी है प्रॉपर यूं किया है, ठीक है, वो कोई एडिटेड शॉट नहीं है, वो 1 गो शॉट है। अगर आप देखें तो वो उसका यही हमें फिर जब सांप मिला तो क्योंकि इनकी शॉट में तो आप सब कुछ नहीं कर सकते, रेटिंग्स भी हुई होंगी ना, एंगल्स। हमारे जो डीओपी हैं, इकबाल नाम है इनका, बहुत आउट क्लास काम किया है, जो उसकी सिनेमेटोग्राफी है वो आउट क्लास है माशाल्लाह से, जो नज़र भी आ रही। उसने मुझसे बोला कि यार देखो फ़ारूक भाई, हम ये शॉट ले चुके हैं, लेकिन हम मज़ीद इसके अलग अलग एंगल से शॉट लेंगे। अब जाहिर सी बात है, अगर वो स्नेक हमारे साथ थोड़ा सा भी वो नहीं होता, जेल नहीं होता, तो वो हमें नहीं परफॉर्म करके दे सकता। सही बात है। तो हमने समझे इसको 7 दिन जिसके ऊपर लगाया, उस सांप को दूध पिलाया बाकायदा ले जाके। सही है ना? सांप को दूध भी पिलाया आप लोगों ने? नहीं, ये एक्चुअली जो सपेरे होते हैं ना, ये लोग कुछ वचन कह लें, क्या कह लें, जो देते हैं, वो उनका अपना एक तरीका था। उन्होंने दुआ वगैरह करके, और गाड़ी क्योंकि ये लेके जाते थे जीप, और उसको बताते थे कि ये, तो उन्होंने अपने हिसाब से जो भी उसकी दुआ थी, क्या थी, उसने वो परफॉर्म किया। अच्छा, ये भी मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूं। ये भी आप फर्स्ट टाइम सुन रही हैं? पाकिस्तान में अब ये देखें ना, हमारे फिल्म में कितने एक्सपीरियंस है, ये पाकिस्तान में पहली दफा ऐसा काम हुआ, ऐसा काम नजर भी आ रहा है। ये मतलब अब जो सपेरा है उसने कोई दुआ की, जो जैसे वो लोग, क्योंकि देखिए वो लोग, अब ये उनकी अपनी ज़बान तो कोई ना स्टार प्लस का इच्छा थारी नाग वाले और ये ऐसा होता है, आपसे वचन लिया गया ऐसा, वही मैं कह रही हूँ, जो वचन बोला तो मुझे स्टार वो तो नाग था, वचन दे दिया, नागिन हमने दूर रखी हुई थी, हाईलाइटर लगाने के लिए।
मैंने बोला ये कहीं की शादी ना निकल जाती अगर मुझे वाकई में। लेकिन है भाई एक्सपीरियंसेस से भरपूर मूवी है और बहुत सारी मेमोरीज आप लोगों की ज़ाहिर है वो बनी है इस मूवी से। तो अब जब रिलीज होगी तो पता चलेगा कि जनाब इसमें क्या था। तो इसका मतलब सॉन्ग कोई नहीं है, जब रोड पे है गाड़ी में है तो गाना तो कोई नहीं होगा? नहीं, एक पूरा साउंड ट्रैक है हमारा, पूरा रैप है। अच्छा, पूरा रैप सॉन्ग है और पूरा वो पूरे एनवायरनमेंट के साथ शूट हुआ है? वो हमने पूरा वहीं शूट किया। अच्छा, रुके थे हमने जैसे बताया कि नेक्स्ट डे हमने जब अलग से इसका शूट का वो किया है, पूरा प्लान शॉट्स किए हैं, उसके हिसाब से हमने शॉट्स दिए। तो वो एक अलग उसका जो है ना वो एक जॉनरा है, वो रैप है। अच्छा। और रैप सॉन्ग बहुत वैसे लोगों को और यंगस्टर्स को बहुत पसंद है। अच्छा, वैसे जो मेहनत करता है उसको तो यही लगता है कि मूवी बिजनेस करेगी, लेकिन आप लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है? हमारी एक्सपेक्टेशन अभी आप यकीन करें कि हमने जहाँ तक अर्निंग की बात है, अर्निंग तो बात की बात है, अभी हमें लोगों से इतनी मोहब्बत मिल गई है ना, इतना लोगों ने हमें इस अप्रिशिएट किया है काम को कि हमने बोला है अब हमारे जो है ना समझो पैसे आधे यहीं पूरे हो गए। अच्छा। हाँ, और ये हमारे लिए था कि हम एक नया मार्क छोड़ना चाह रहे थे, एक नया बेंचमार्क बनाना चाह रहे थे कि एक हर ये ज़रूरी नहीं कि आप करोड़ों की फिल्म बना लें तो चल जाएगी। आप एटलीस्ट ये है कि आप एक एवरेज फिल्म बनाएं, लेकिन उसको जिस लेवल पे बनाना चाह रहे हैं ना उस लेवल से ऊपर बनाया फिल्म। ज़बरदस्त। चले जी, आप देखते हैं जब ये मुहर्रम के बाद रिलीज़ होगी तो फिर पता चलेगा कि आवाम क्या फीडबैक देते हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि ईद के इस मौके पर ये मुमकिन ही नहीं है कि आप लोगों से इस ख़ास त्यौहार के हवाले से कोई मैसेज ना लिया जाए। तो गुरत पहले आप बताइएगा क्या मैसेज देंगी ईद के मौके पर? इस ईद के मौके पर मेरा मैसेज ये है कि आपसे जो आपके मिलने वाले हैं, आपके दोस्त हैं, आपके अहबाब हैं, कोई आपके रिश्तेदार हैं जिनसे आप नहीं मिले हैं, बहुत टाइम की नाराज़गी है, उनसे आप इस ईद पे अपने घर ज़रूर बुलाएं, दावत दें, बारबेक्यू पार्टी करें और उनसे गले मिलें। भले उन्होंने आपका दिल जलाया हो, बिल्कुल ऐसे ही माफ़ कर देना ज़्यादा बेहतर है आई थिंक, क्योंकि आप मुतमईन हो जाते हैं। सही बात है, बिल्कुल। और आप क्या कहेंगी कमल? मैं भी यही कहूँगी कि अपनी फैमिली में मिलें आप दोस्तों से जिनसे नाराज़गी हो गई है, क्योंकि पूरा साल गुजर जाता है और आप बात नहीं कर रहे होते, पता भी नहीं होता, मिलना नहीं हो रहा। तो ईद ऐसे मौका आता है कि इसमें दिल चाहता है कि आप अपनों से मिलें, प्यारों से मिलें। तो हमेशा मैं हर जगह बोलती हूँ, हर चैनल पे जब भी कहीं पे भी गई हूँ, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव और साथ में लेके सबको चलें। बिल्कुल, ज़ाहिर है फिर ही हैव पॉजिटिव होगा। वो ज़्यादा पॉजिटिव हो गया है ना, वो अब कैसे कहीं जाओगे जब 3 दिन सोती रहोगे? नहीं सोती पर चले जी, आप कहेंगे? गाय भी भाग गई। चलो तुम बता। अब आप बताइएगा ईद के मौके पर आपका मैसेज क्या है? देखिए, मेरा मैसेज ये है लोगों को कि दिल भर के जो है ना वो कुर्बानी का गोश्त बांटें। अच्छा, खाएं नहीं बांटें, और ख़ुद भी खाएं, एंजॉय करें फैमिली के साथ। और एंटरटेनमेंट के लिए ऐसे तो कुछ बचा नहीं है तो सिनेमा की तरफ ज़रूर जाएं, चाहे वो हमारी फिल्म हो या इंडस्ट्री की फिल्म हो, तो देखें जाके। एटलीस्ट ये है कि आपको कुछ ना कुछ वहाँ से एंटरटेनमेंट ज़रूर मिलेगी। फुटफॉल बढ़ेगा तो बिजनेस जनरेट होगा इंडस्ट्री का हमारी, और ये लाजमी है, करना भी चाहिए। बिल्कुल। ये राजा साहब आप क्या कहते हैं? मैं क्या कहूँगा, सब कह दिया उन्होंने, वही बात है। तब ये कि गोश्त खाएं, ज़्यादा खाएं, इतना नहीं खाएं, हाँ जो मैं मुस्तहिक लोगों को ज़रूरत है, मतलब जिन पे पहुँचाएं वहाँ तक आप। क्योंकि अक्सर लोग ये बात करते हैं कि जो व्यापारी होते हैं समटाइम जिन्होंने परवरिश की होती है वो खुद भी नहीं खा सकते, तो लिहाजा ढूंढ के ऐसे लोगों तक गोश्त पहुँचाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कुछ लोग तो अपने फ्रिज भर लेते हैं, मुहर्रमों तक खाते रहते हैं। सड़ भी जाता है, यकीन करें, एक साल तक जारी होती है। मैंने लोगों को गोश्त महंगाई बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल आपने सही कहा। एनी और नाज़रीन, होप सो आपको आज का शो पसंद आया होगा। मैं कुरत का, कमल का, फर्रुख का, राजा साहब का मैं शुक्रिया अदा करूंगी कि आप लोग मेरे साथ मौजूद रहे। अभी इन दोनों का फड्डा होने वाला है यहाँ से जाने के बाद। जितना इन्होंने तंग किया है ना इन्होंने बोला तुम चलो, मैं तुम्हें चल के पूछती हूँ ज़रा बाहर ना, तो मेरे सामने के लिहाज कर रही हैं, तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। ईद का मौका है, आप भी अपने घर में इंजॉय कर रहे होंगे, खाने पक रहे होंगे, तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, भरपूर तरीके से ईद मनाइए। और वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक ज़रूर गोश्त पहुँचाएँ, अपने फ्रिज मत भरें। ज़ाहिर है ये जितना ज़्यादा आप खाएंगे ना कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा आपका, अपना ख्याल करें, एहतियात से खाएं। तो लिहाजा इसी अच्छे मैसेज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।